डॉक्टर नागेंद्र हिंदी आलोचना के एक सर्वमान्य व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हुए, श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में पहचान बनाई और एक शिक्षक के रूप में जाने गए। दिल्ली विश्वविद्यालय, एक ही बात कह सकते हैं हम उनके लिए कि हमें गर्व है कि हमें ऐसे प्रोफेसर मिले जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय को दिल्ली विश्वविद्यालय बनाया। उनकी कृति रस सिद्धांत के लिए 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अब आज का जो विषय है रस की बुनियादी अवधारणा, उस पर तो साहित्यकार नंद किशोर आचार्य जी अपने विचार रखेंगे ही, लेकिन एक ना परंपरा है जहां वाइस चांसलर को जाना होता है, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि एक आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पेपर भेज दीजिए। तो हिंदी विभाग ने एक विचार पत्र मुझे भेजा। अब क्या है कि रोज कार्यक्रम लगे होते हैं, तो आपको जो अगले दिन बोलना है वो रात में वो टाइम आता है जब आप देखने जाते हो कि कल क्या बोलना है मुझे। विचार जो पत्र दिया गया, कॉन्सेप्ट पेपर जो दिया गया, उसकी हिंदी इतनी अच्छी थी, इतनी साहित्यिक थी, इतनी उच्च कोटि की थी कि मैं 2 बार पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और एक हिंदी विभाग से ऐसी हिंदी अपेक्षित भी है, तो आपको मैं उसमें 100 में से 100 नंबर देता हूं उसके लिए। लेकिन मेरी समस्या तो ये नहीं थी ना, मेरी समस्या थी अब मैं क्या करूं। मुझे ना तो रस मीमांसा समझ आई है, ना बुनियादी की अवधारणा क्या है बोलूंगा मैं। तो उन्होंने प्रोफेसर मैडम ने मुझे लिख के दिया कि आप इस पर मत बोलना, मैं आपके लिए कुछ और बिंदु दे देती हूं कि आप इस पर बोलिएगा। ऐसा इन्होंने कहा, एक अच्छी बात थी वो, पर फिर भी मेरे को आया कि रस और रस मीमांसा और बुनियादी अवधारणा, अब इतने सारे अगर बच्चों को भी समझनी है तो मैं भी तो समझना चाहूंगा उसको। तो मुझे ना एक घटना याद आई। ये बात है 2000 की है। मेरी बेटी 5 साल की थी। सेंट जेवियर्स स्कूल में उसका एडमिशन हुआ। यहीं पड़ोस में एक सेंट जेवियर्स स्कूल है, प्री नर्सरी में। 4-5 दिन जब वो स्कूल गई ना, उसके बाद स्कूल से लिखकर आया कि पेरेंट्स को बुलाया गया। मैं गया जी, तो टीचर ने मुझे कहा कि शी डजंट अंडरस्टैंड अस, शी इज नॉट एबल टू रिप्लाई एनीथिंग इन द क्लास, यू शुड डू समथिंग, अदरवाइज शी विल नॉट बी एबल टू कोप अप। मैंने छोटी बच्ची 5 साल की, मैंने उसकी तरफ देखा कि बेटा क्या हुआ। तो बच्ची ने कहा कि पापा ये जो बोलते हैं मैं समझ ही नहीं पाती हूं, तो जवाब क्या दूं इनको। तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप घर में अंग्रेजी बोला करो। बच्ची समझ नहीं रही है, तो वैसी हालत मेरी हो गई कि मैं उस कॉन्सेप्ट पेपर को समझ ही नहीं पाया। तो मुझे घटना याद आई कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। वो 5 साल की बच्ची जैसी मेरी हालत हुई। फिर मैंने सोचा कि एक मन में प्रश्न आया, स्वाभाविक सा प्रश्न था कि रस का क्या भाव से कोई रिश्ता है, रस का क्या कोई भावना से रिश्ता है। अब मुझे कविता का थोड़ा अच्छा लगता है, कविता थोड़ा सा जानना भी अच्छा लगता है, और कई बार कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने का भी काम किया। तो उस समय जब ऑर्गेनाइजिंग टीम बैठती है तो बोलती है एक श्रृंगार रस वाले को बुला लो, एक वीर रस वाले को बुला लो, एक हास्य रस वाले को बुला लो। तो मुझे समझ आया कि 3 रस तो ये हो ही गए, हास्य रस, वीर रस और श्रृंगार रस। कविताओं के कारण से मुझे ना थोड़ा सा ध्यान आया, अरे यहां से कुछ रास्ता मिलेगा मुझे बोलने के लिए। और उसके बाद 3-4 रस आगे जब स्टडी किया, और एक और जगह से अभी पवन बैठे हैं, इन्होंने भी मुझे कुछ दिया कि करुण रस, रौद्र रस, क्रोध रस, विभस्त रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये भी एक रस होते हैं, ऐसा मुझे पवन ने बताया। इनका बहुत अच्छी बात है, इतने 10 रस की तो गिनती हो गई। तो मेरे मन में आया कि ये रस तो ठीक है, पर क्या निंदा रस भी रस है? कितना आनंद आता है ये, क्या ये रस है? ये आप जैसे विद्वानों के लिए छोड़ता हूं मैं। क्या प्रशंसा रस भी कोई रस है? निंदा रस ठीक है, थोड़ा निगेटिव हो जाता है, पर प्रशंसा रस, एप्रिशिएट करना, ये कम से कम टीचिंग जो हमारे ये दुनिया है, प्राध्यापकों की, विद्यार्थियों की, इसमें हम प्रशंसा करना भूल गए। एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए बहुत कोफ्त होता है।
आप हिंदी वाले हो, किसी ने अच्छी कविता लिखी, आपने अपने कलीग को दिखाई कि देखो कितनी अच्छी लिखी है, तो कहेगा हाँ ठीक है। और आपके यहां तो एक और नया चैप्टर है आलोचना का, कि अच्छा वाला आदमी काम करके लाया था, अब उसकी आलोचना देखने लग गए उसमें। ये एक नया एक समस्या है उसमें, जो हमारे कम से कम सब्जेक्ट में वो नहीं है, जो आपके पास है कि आलोचना भी आपके पास ही है। तो क्या आलोचना एक रस है? लेकिन एक और मेरे मन में आया कि क्या तृप्ति रस भी कोई रस है? अच्छा खाना खाते हैं, मजा आ गया, आज तृप्ति हो गई, ये भी कोई रस है क्या? मुझे नहीं मालूम है, मैं तो प्रश्न छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, मुझे सच में मालूम नहीं है। क्या क्षमा रस भी कोई रस है? किसी को क्षमा करने से जो आनंद आता है, जा मैंने तुझे माफ किया, क्या वो रस है? क्या आनंद रस भी कोई रस है? क्या डर का रस भी कोई रस है? और क्या खुशी का रस भी कोई रस है? आखिर पूछते हैं ना जीवन में अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या है? कहते मैं खुश होना चाहता हूं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त चाणक्य के पास गए और चंद्रगुप्त ने कहा चाणक्य को कि मैं ये संभाल रहा हूं इतना सारा, मेरे को खुशी नहीं मिल रही। तो चाणक्य ने कहा कि तुमको साम्राज्य देने का वचन दिया था, खुशी देने का वचन नहीं दिया था हमने। तो जो देने का वचन किया था वो तुमको दिया। अगर अब तुमको खुशी चाहिए तो प्रजा के की खुशी में तुम्हारी खुशी है। अगर तुम उसे खुश रख सकते हो तो तुम खुश हो जाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। तो जो खुशी का आधार है, प्राध्यापक की खुशी का आधार अलग हो सकता है कि क्लास में बच्चों को अच्छा पढ़ाया और खुशी मिली, तो वो क्लास पढ़ाने का आधार हो सकता है। तो रस मन में भाव लाता है और मन को साहित्य से जोड़ता है। अगर आपने कोई अच्छी पोएम पढ़ी, अच्छी कोई कहानी पढ़ी, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे अगर आप इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हो। अब हम जब एक कोई फिल्म देखने जाते हैं, आप सब लोग देखते ही होंगे फिल्म्स, तो अगर आप फिल्म देखते हैं और ऐसा दर्दनाक सीन आता है कि कोई मर गया और आप रोए नहीं, या कॉमेडी सीन पे आप हंसे नहीं, तो क्या है? या तो आप इन्वॉल्व नहीं हो उसमें, उस समय कुछ और सोच रहे हो। मन है ना, बहुत सारे लोग अभी यहां बैठे हैं पर मन कहीं और होगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ी देर शरीर मन दोनों इधर ही रखो। तो या तो आप इन्वॉल्व नहीं है उसमें, और या आप संवेदनशील नहीं है। दो ही बात हो सकती है, या तो आप इन्वॉल्व नहीं है, मन कहीं और चला गया, आपको पता ही नहीं लगा कि क्या हो गया, या संवेदनशीलता की कहीं कमी है। जीवन से रस अगर निकल जाए तो क्या प्रभाव होता है? ये वो प्रभाव होता है यदि मिट्टी से पानी निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? मिट्टी रेत बन जाती है। रेत बन जाती है, ना उसमें जीवन होता है, ना कोई स्पंदन होता है, ना कोई हरियाली आती है उसमें से, रेत है। इसी तरह से यदि जीवन में से हमारे ये रस निकल गया, संवेदना का रस निकल गया, तो जीवन बहुत नीरस हो जाता है। कहते हैं ना, नीरस हो गया इसका जीवन, निकल गया इसमें से रस, नीरस हो गया। तो रस जो है वो असल में मनुष्य को मनुष्य बनाता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का काम करता है। और मेडिकल साइंस में तो आजकल और बात हो रही है। अभी आपने कहा पानी जी केमिस्ट्री के हैं, तो रसायन शास्त्र है, तो मेडिकल साइंस में तो कहते हैं ना आजकल फील गुड हार्मोन्स की बात करते हैं कि ऐसा करें कि हमारे अंदर फील गुड हार्मोन्स जनरेट होने चाहिए। और आजकल बड़े 3-4 पॉपुलर हैं भी, डोपामिन सुना होगा, डोपामिन रिलीज हो गई, मन को अच्छा लगा। और क्या? सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन। और यदि आपको किताबों से, साहित्य से, दोस्तों से, मस्ती करने से ये नहीं आ रहे हैं तो फिर दवाई लेनी पड़ती है इसके लिए, क्योंकि शरीर को तो चाहिए वो। तो क्या करते हैं आप? परेशान हो गए, बहुत सारा लोग कहते हैं डिप्रेशन में आ गए, तो डॉक्टर पे जाते हैं, तो इन्हीं में से किसी की मेडिसिन दे देता है कि आप ये खाइए। लेकिन अगर आपको दूसरों के साथ बैठकर, दोस्तों के साथ क्लास में जाकर अगर अच्छा लग रहा है, और ये ऑटोमेटिकली ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, फील गुड हार्मोन्स, तो वो रसी तो हैं। और ऐसा साहित्यकार जो आपके फील गुड हार्मोन्स जनरेट करा दे, वही तो सच्चा साहित्यकार है। एक फिल्म वाला ऐसी फिल्म बना दे कि आपके चारों के चारों ये फील गुड हार्मोन्स जनरेट हो जाएं आपके शरीर के अंदर, आपको आनंद की अनुभूति हो, आप बाहर आए। तभी तो कहते हैं आज पिक्चर देखी तो मजा आ गया। ये जो मजा आ गया का भाव है, ये एक बहुत बड़ा भाव है। मानते हो क्या? नहीं मानते इस बात को?
इतना धीरे? हाँ, मानते हो ना? हाँ, तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा, जबकि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें है स्वदेश का प्यार नहीं। तो राष्ट्र प्रेम भी तो एक रस है। अगर ये राष्ट्र प्रेम एक रस न हो तो इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां कहां से हो जाएं? देश के लिए लोग मर गए, मरने को तैयार हैं, इतनी फौज आज खड़ी है, कोई कष्ट आए तो उसके लिए। वो क्या है? देश प्रेम का रस। आप में सब में है क्या देश प्रेम का रस? कहना तो ऐसे ही चाहिए, कहना ऐसे ही चाहिए ना? हाँ, पर मानो भी है। इसीलिए ये देश है मेरा का जो भाव है, इसका जो रस है, इसकी आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, दौड़ रहे हो तो गिरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, और जो इमारत जितनी ऊंची हो खतरे में आ जाती है। तो जो आज जो भारत को चैलेंज हैं, और अगले 10 साल में और अगले 2047 तक जब ये विकसित होगा, जो चैलेंजेस होंगे वो बहुत अलग होंगे। वरना आज इतनी सारी टैरिफ पे बात नहीं हो रही होती। अभी थोड़ी सी इकोनॉमी आई हमारी, 4 ट्रिलियन हुई नहीं कि सबको बर्दाश्त नहीं हो रही कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी देश की। क्योंकि हमको देश से गरीबी को दूर करना है और अशिक्षा को दूर करना है। इसके लिए जो भी रस लगते हो उन रसों को लगाना चाहिए हमको। शिक्षा इसका इंस्ट्रूमेंट है, तो अशिक्षा दूर हो और देश में गरीबी दूर हो, ये सबसे पहला काम है देश का। तो कुछ अब मैं दोबारा से इसी पे आ रहा हूं कि कुछ नया लिखना या आलोचना करना दोनों ही रस हैं, पर कौन सा अच्छा रस है ये मुझे मालूम नहीं। आप लोगों पे फिर से छोड़ता हूं। मैं इस टॉपिक पे क्यों कहूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेशन में 2 होते हैं, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है? अकाउंट्स बनाता है, ऑडिट उसको चेक करता है कि ये गलत तो नहीं बना रहे, ज्यादा तो नहीं बना रहे, कोई गलती तो नहीं कर रहे, कोई प्रोसीजर का वायलेशन तो नहीं इन्होंने कर दिया। दोनों बहुत आवश्यक हैं। अकाउंट्स को जब पता नहीं होगा कि ऑडिट नहीं होना है, तो शायद वो बहुत लापरवाही से बनाएंगे। उनको पता है कि ऑडिट होना है, तो वो अच्छे से देख के बनाएंगे। ये इसका एक पॉजिटिव पक्ष है। निगेटिव क्या है कि इतना खराब कर देते हैं कि वो अकाउंट्स वाले काम ही करना बंद कर देते हैं कि हमें नहीं करना। तो आपके यहां भी यही है, कुछ सृजनात्मक करो, रचनात्मक काम करो, और उसकी आलोचना होती है, अच्छी बात है, पर वो एक लेवल तक ही चलती है। बियॉन्ड द पॉइंट अगर वो गई तो वो नकारात्मक भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों के साहित्य में क्या होता है मैं जानता नहीं हूं, तो मैं थोड़ा घबरा के भी बोल रहा हूं कि कहीं मैं बियॉन्ड द लिमिट चला जाऊं। एक और बात, तुलसीदास जी ने जब राम कथा लिखनी शुरू करी, तो तुलसीदास जी बहुत मेहनत कर रहे थे राम कथा पे, दिन रात लगे हुए थे। तो उनके कुछ मित्रों ने कहा कि आप इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं इस राम कथा पे? राम कथा तो पहले भी बहुत लोगों ने लिखी और आगे भी बहुत लोग लिखेंगे, इसमें ऐसी क्या खास बात है राम कथा में, और क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो? तो तुलसीदास जी ने कहा, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, मैं तो स्वांत सुखा है कि मुझे ऐसा करके अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए कर रहा हूं। इसीलिए वो रामचरितमानस लिख पाए, न तो दूसरी रामचरितमानस आ पाई और ना ही दूसरे तुलसीदास आ पाए इतने वर्षों के अंदर। तो जिसको अपने काम में स्वांत सुखाय का भाव आएगा, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं हो सकता। और वो स्वांत सुखाय का भी कोई रस होता होगा। वो जो रस है, वो आनंद की जो अनुभूति होती है, वो एक इसी कारण से तुलसीदास जी बने। एक मैं आपको ना एक घटना सुनाता हूं, अभी 5-7 मिनट बोल लो, ठीक? हम लोग बहुत जानते हैं, एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1892 में बनी, 1892 में, और आज देखो विश्व की बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। वहां पर एक बच्चा 18 साल का होगा, एडमिशन लेता है माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर। विश्वविद्यालय महंगा भी था, फीस की भी दिक्कत थी, और वो बच्चे ने 7 साल में मां को और शायद 11 या 10 साल में फादर को भी खो दिया था। तो एक ऑर्फन बच्चा था, गरीब बच्चा तो था ही था, मां बाप भी नहीं थे उसके।
तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलके ये सोचा कि एक ना यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंसर्ट कराया जाए, म्यूजिक कॉन्सर्ट कराया जाए, और उससे आमदनी हो जाएगी तो फीस भी दे लेंगे आराम से, और एक पैसे कमाने का उसने सोचा। तो उस समय के बहुत बड़े एक पियानो बजाते थे पेडरवर्स्की, तो उन्होंने पेडरवर्स्की को कहा, अप्रोच किया कि सर एक हम म्यूजिक कॉन्सर्ट करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप आइए। तो पेडरवर्स्की ने कहा कि मैं ठीक है आऊंगा, मैं $2000 लूंगा। उस जमाने की बात है 1892, $2000 कितने सारे होते होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम आपको $2000 देंगे। खैर टिकट्स बिके, काफी बिके, और प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। पेडरवर्स्की ने बहुत अच्छा बजाया भी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। बाद में जब उन्होंने पैसे कैलकुलेट किए तो केवल $1600 इकट्ठे हुए थे, 2000 हुए नहीं। नेचुरली छोटा बच्चा है, माइनिंग इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, परेशान हो गया वो। पर वो लोग गए, पेडरवर्स्की के पास गए, उन्होंने कहा कि सर ये $1600 आप ले लीजिए, और एक $400 का हम आपको चेक दे रहे हैं, अभी इसको डालिएगा मत, इसमें डेट आप बाद में डालना जब हम आपको बता दें। तो पेडरवर्स्की ने कहा कि क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। कहते सर बात ऐसी है कि हमने तो फीस के लिए किया था, पर वो टिकट ही नहीं उतने बिके, जब हमने काउंट किया तो $1600 ही मिले हैं, पर हम $400 का डेफिसिट आपको दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए सर, 2-4 महीने में हम दे देंगे, तब आप चेक डाल देना। पेडरवर्स्की सोचते रहे, उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा करो, पढ़ाई करो, ये भी रख लो तुम $1600। बात खत्म हो गई। लेकिन एक बच्चे के मन पे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के मन पे एक अच्छी घटना से कैसे रस निकलते होंगे, कैसा भाव का निर्माण होता होगा। उस $1600 ने दुनिया बदली। मैं आपको अभी आगे उदाहरण दूंगा। वक्त बीता, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, और पहले विश्व युद्ध में के समय में पेडरवर्स्की जो थे वो तब तक पोलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके थे। बच्चे ने माइनिंग इंजीनियरिंग किया, वो एक, उसको मैं बाद में आता हूं। तो पेडरवर्स्की क्या था कि वो प्रधानमंत्री थे पोलैंड के। आपको मालूम है कि पोलैंड की बहुत पिटाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड में भी हो गई वैसे तो, पर फर्स्ट में बहुत सारी पिटाई हुई। 10 लाख लोगों के पास खाने को नहीं था, मेडिसिन्स नहीं थी, हाहाकार मचा हुआ था पोलैंड के अंदर। तो पेडरवर्स्की एज ए प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आए, और यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ था, वॉर रिलीफ डिपार्टमेंट, उससे मिले और रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी मदद करो। तो उसके इंचार्ज ने कहा कि ठीक है, और विद इन ए वीक सारे विश्व को यह आश्चर्य हुआ कि इतनी सारी अमेरिकन सहायता पोलैंड को डाइवर्ट कर दी गई, जबकि उस समय यूरोपियन के बहुत सारे कंट्री परेशान थे। लेकिन वो और 10 लाख लोगों की जान बचाई जा सकी उस घटना से। वॉर खत्म हुई, वो वापस आए, तो आप समझ ही गए होंगे वो इंचार्ज जो थे, जब उन्होंने उनको थैंक्स किया तो उसने कहा सर थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वो बच्चा हूं जिसको आपने $1600 दिए थे। वो $1600 से जो उसके मन बुद्धि पर असर हुआ, उसने उस बच्चे को वो बना दिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। पोलैंड को 10 लाख लोगों की जान बच गई, वो सब हो गया, पर ये जो एक्ट करने की आदत पड़ी उसको कि मुझे देना है, लोगों को देना है, मेरी भी किसी ने सहायता करी है, जो भाव था, उसने उसको इतना अच्छा बच्चा बनाया उसको, और अमेरिका के लोगों में वो इतना पॉपुलर हुआ इस एक्ट के कारण, और वो बना 31st प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसका नाम है हर्बर्ट हूवर। ये हर्बर्ट हूवर की कहानी बता रहा हूं। 31st प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस। इसलिए कहा जाता है ना कि हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वर्ल्ड इज ए वंडरफुल प्लेस, व्हाट गोज अराउंड यूजुअली कम्स अराउंड। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा कि अच्छा नहीं होगा, यहां से नहीं होगा तो किसी और जगह से अच्छा हो जाएगा। तो ये जो मन को बनाने का काम है, छोटे छोटे एक्ट से होता है। जब हम संकुचित हो जाते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। अब ये नहीं पता ना कि उसके मन में क्या बीतती है, फिर उसकी क्या मजबूरी थी। तरुणा मिश्रा को कई बार कोट करता हूं, मुझे अभी ध्यान है उनकी बात। वो कहते हैं ना कि
किसी की निगाह की जो बेबसी समझते हैं, वही तो लोग हैं जो जिंदगी समझते हैं। तो आपको यदि निगाह की बेबसी समझना नहीं आया, सामने वाले की बेबसी नहीं समझ पा रहे अगर आप, तो आप पढ़े लिखे इंसान, मतलब डिग्री तो होगी पर आप पढ़े लिखे इंसान कम है, ऐसा सा मुझको लगता है। तो जो बेबसी समझने की बात है, इसी कारण से एक और घटना के बाद खत्म करता हूं अपनी बात, कि दो शहर के बीच में एक टी स्टॉल था। तो काफी लोग आते थे टी स्टॉल पे, चाय पीते थे, जाने वाले, हाईवे के ऊपर था। तो एक ग्रुप आया स्टूडेंट्स का और उन्होंने पूछा कि उसको पूछा कि आगे वाले शहर के लोग कैसे हैं। तो उसने कहा पिछले वाले कैसे थे? उसने कहा पिछले वाले तो बहुत ही बेकार थे, बहुत ही तंग करने वाले, छोटे विचार के बेकार लोग थे। कहते आगे वाले कैसे? आगे तो आगे वाले भी वैसे ही हैं। खैर, अगले एक वीक के बाद में दूसरा ग्रुप आया, उसने पूछा यही सवाल, उसने पूछा कैसे थे पीछे वाले? उसने कहा नहीं तो बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे, सहायता करने वाले लोग थे। उसने कहा आगे वाले शहर के कैसे? उसने कहा ऐसे ही हैं। तो उसका जो साथ में सहायक था उसने कहा सर आप ये कमाल कर रहे हो, पहले वालों ने कहा तो भी आपने कहा आगे वाले कैसे हैं, अब आपने दूसरा वाला ग्रुप आया उसको एडवर्स एडवाइस दे दी, बंदे तो वो एक ही है ना, या तो खराब है या अच्छे हैं। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी दिखती है। हमको तो हर सूरत सीधी सच्ची लगती है, जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी लगती है। ऐसे मन जो हैं वो भी रसों से ही तो बनते होंगे, अलग अलग तरह के रसों से बनते होंगे। तो हिंदी तो जन जन की भाषा है, इसका गौरव हमारा है। हिंदी तो मन की भाषा है, भारत की भाषा है, भारत के लोगों की भाषा है। आप सब हिंदी से जुड़े हैं, उसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बात कहूंगा कि उसके ना, आप बहुत बार क्या होता है, अगर हम ही उसकी ध्वज पताका को, उसके फ्लैग को ऊपर नहीं उठाएंगे तो दूसरा कौन उठाएगा? अगर हम ही लो सेल्फ एस्टीम में रहेंगे तो दूसरा तो रहेगा ही नहीं, कोई और करने वाला नहीं है, हमें ही करना है। इसके लिए हमको थोड़ा इसका गौरवगान करने की आवश्यकता है। हमको बहुत ज्यादा, आखिर संसार में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और बहुत अच्छी भाषा है, सबकी भाषा है, देश की भाषा है। और हिंदी ने कभी बांटने का काम नहीं किया, हिंदी भाषा ने कभी, और हिंदी वालों ने भी कभी नहीं किया। फिर ये ठीक है क्या? बात नहीं है। मैं एक आपको कविता की कुछ पंक्तियां सुना रहा हूं और आपको होमवर्क दे रहा हूं, सारे बच्चों को जितने बैठे हैं, वैसे टीचर्स भी कर सकते हैं। वो कविता मैं मैडम आपको दे दूंगा, आप इन सबको देना और उसके हर पैराग्राफ से कौन से रस आपको निकले जरा ये बताना, और इसका मैडम असेसमेंट करना जरा। तो क्या होता है, रस मीमांसा हो जाएगी, उसकी अवधारणा पे भी थोड़ा काम हो जाएगा। हर पैराग्राफ उसका अलग है, मैं दे के जाऊंगा कि आहिस्ता चल जिंदगी अभी, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार से, सेकंड पैराग्राफ, रफ्तार से तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रफ्तार से तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज चुकाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी हैं, जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है, जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। अंतिम है, जब सांसों को थम जाना है, जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है, जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है, पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी अभी, कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द में बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है।